अच्छा बेटा, अगर हमारा सबसे पहले अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपके पास चीज आती है, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है -1। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? +1। और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है? 0। ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का मास की बात करूं, रिलेटिव मास, mr, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास बेटा 0 होता है, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी 1। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना हैवियर है, तो 1836 इलेक्ट्रॉन मिलकर, 1836 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्या बनाते हैं? प्रोटॉन बनाते हैं। सही है भाई। और इसके अलावा एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, तो याद रखिएगा 1840 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। यहां तक के जो बात बताई वो क्लियर है सबको? ठीक है, फिर इसके बाद अगले स्टेप पे आगे चलते हैं। अगले स्टेप पे हमारे पास होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किस में हुई थी? डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब में ये तो आपको सब पता है कि हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई, सॉरी, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। तो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कंडीशन क्या है? हाई हाई प्रेशर, बल्कि हाई प्रेशर नहीं, हाई वोल्टेज, और क्या अप्लाई किया गया था? लो प्रेशर अप्लाई किया गया था। ठीक है भाई, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। अच्छा भाई, इसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब में जो डिस्कवर हुए थे वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक चीज निकाली थी, E/m रेशियो। क्या निकाला था? E/m रेशियो। इलेक्ट्रॉन की जो E/m रेशियो थी, यानी चार्ज टू मास रेशियो था, चार्ज टू मास रेशियो जो था वो क्या आया था? कांस्टेंट आया था। यानी इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो जो था कांस्टेंट था। डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। डू नॉट डिपेंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस। ठीक है भाई, यहां तक के। और ना तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता था, ना ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता था। इसके बाद हमारे पास डिस्कवर हुए प्रोटॉन। क्या डिस्कवर हुए? प्रोटॉन। चलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। जो जो स्क्रीन पे लिखा है सबको क्लियर नजर आ रहा है बेटा? कोई मसला तो नहीं है? चैट में बताते जाए साथ साथ। जी बेटा, जो जो लिखा हुआ है सब क्लियर नजर आ रहा है? चले भाई। और इसके बाद यानी कि हमें कंडीशन थी बेटा, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर लिखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। और E/m रेशियो कांस्टेंट थी। ना गैस के ऊपर डिपेंड करता था, ना इलेक्ट्रोड के ऊपर, ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता था, और ना नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर। ठीक है भाई।
यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है भाई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी किसने? गोल्डस्टीन ने। और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो क्या थे? आयंस ऑफ गैस। और ये आयन ऑफ गैस पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव, जिनको पॉजिटिव रे कहा गया था। तो पॉजिटिव रेज की नेचर गैस पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव रेज जो डिस्कवर हुई थी, प्रोटॉन जिन्हें पॉजिटिव रेज, इनका दूसरा नाम बेटा क्या था? इनका दूसरा नाम था कनाल रेज। कनाल रेज। ठीक है भाई, तो कनाल रेज इनका नाम था। और ये डिपेंड करती थी नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, इनकी E/M रेशियो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किस्सा। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है, क्या ख्याल है, मुझसे भी पढ़नी है या बस रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको सारा मालूम है? जल्दी से मुझे जवाब दें। रेडियो एक्टिविटी आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 11, 10 में, 9 में। रेडियो एक्टिविटी अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा डीके, बीटा डीके, अल्फा इमिशंस। ठीक है, जल्दी से चैट पे मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सबसे नोट कर लें, चले पढ़ा दें। अच्छा भाई, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इस पे बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी? जी बेटा, किसी को पता है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, हेनरी बैकरल। ठीक है, हेनरी बैकरल पहला साइंटिस्ट था जिसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने तो बाद में वर्क किया था। आप बुक खोलेंगे फर्स्ट ईयर की वहाँ लिखा होगा, तो वहाँ पे क्लियर बात लिखी है, हेनरी बैकरल जिसके नाम पर यूनिट है। तो रदरफोर्ड तो बाद में आया था जब पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ने काम शुरू किया था। अच्छा, वेरी गुड, भला जो भी है याद रखिएगा हेनरी बैकरल। और दूसरा ये कि मजीद आगे बढ़ते हैं। आफ्टर विच एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट, या आफ्टर विच एटॉमिक नंबर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट? आफ्टर विच एटॉमिक नंबर, आफ्टर विच एटॉमिक नंबर या विच एलिमेंट नंबर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट? आफ्टर 82। 82 यानी लैट के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। लैट के बाद ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट है, ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट है वो सबकी नेचर क्या होगी? रेडियो एक्टिव होगी। सही है भाई। अच्छा भाई, तीन इसमें पार्टिकल निकले थे, अल्फा, बीटा, गामा। गामा के बारे में सुन लें, ये कोई पार्टिकल नहीं था, ये क्या थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे, कोई पार्टिकल नहीं थे। और इनके ऊपर नो चार्ज था। जब लाइट है तो इनको कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा इनके ऊपर कोई मास भी नहीं था, नो मास। ठीक है भाई, इन पे कोई चार्ज भी नहीं था, इन पे कोई मास भी नहीं था। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते थे, स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव। और इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है।
पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। अच्छा भाई, गैमा के निकलने से एटम के न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैमा के निकलने से एटम के न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई। अच्छा, अब इसके बाद इसे एरेज कर दें। नोट डाउन कर लिया। अच्छा भाई, अब बात करते हैं किसकी बेटा, अल्फा की। अल्फा, अल्फा पार्टिकल, इसका सिंबल क्या होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। 2 4, दो चार्ज पॉजिटिव होता है इसमें। सवाल पूछ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो बता सकते हैं अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। जी बेटा, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है। नहीं अंजला, थोड़ा गलत गए। देखो भाई, एक बात साथ साथ याद रख लो। जी सही है तलहा, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। अंजला एक बात याद रखना है बेटा, कि जब भी तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करवाएंगे एनएडी के टेस्ट में, खासतौर पे कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो कम वाला नंबर है इंडिकेट करता है प्रोटॉन को। प्रोटॉन 2 हैं, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो न्यूट्रॉन भी इसमें कितने आ गए, 2 आ गए। इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होता है, अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भाई। अल्फा पार्टिकल कैन स्टॉप बाय पेपर, या स्टॉप बाय पेपर। इन्हें हम पेपर से रोक सकते हैं। बड़ी लो पेनिट्रेशन होती है, लो पेनिट्रेशन। 1/100 टाइम लेस देन बीटा। पेनिट्रेशन इनकी कितनी कम होती है, 100 लेस देन टाइम बीटा। बीटा के कंपेरेटिवली इनकी पेनिट्रेशन 1/100 टाइम कम होती है। 1/100 टाइम क्या होती है, कम होती है, और इनको हम पेपर से स्टॉप कर सकते हैं। और इनका एयर में ट्रैवलिंग, जो एयर में ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल, वो इनका 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। एयर ट्रैवल कितना होता है इनका, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। सही है भाई। तो इसके बाद आगे, अगर किसी पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल निकल जाए तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। किसी पार्टिकल में से अगर अल्फा निकल जाए, हाँ भाई, कोई बता सकता है अल्फा डीके से क्या होगा। सही है रिहा, मास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत जा रहे हो तला। अल्फा डीके से मास 4 टाइम कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगा। सही है भाई। तो याद रखिएगा, अल्फा डीके, अल्फा का निकलना, अल्फा डीके। कोई भी एटम एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर ए है, उसका एटॉमिक मास जेड है, और जब भी उसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, इट मींस इट मास डिक्रीज 4 टाइम, और इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज 2 टाइम, और देन अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएगा। अच्छा भैया, बता देता हूँ मैं। सही है भाई। इसका मास, उसी सवाल को हम घुमा के पूछ लेते हैं, कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वाई, इसका एटॉमिक नंबर है
एटॉमिक मास है इसका 92, एटॉमिक नंबर है इसका 38। एमिट अल्फा पार्टिकल, एमिट अल्फा पार्टिकल, इसमें से क्या निकलता है? अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। अब सवाल है कि हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यू एलिमेंट, इन न्यू एलिमेंट। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद इसके अंदर जो है, अब जो एलिमेंट बनेगा उसको देख लेते हैं। हमने बोला एक्स बना। जब भी अल्फा निकलता है ऊपर में से कितना कम करेंगे? 4। तो बेटा ये बन गया 88 और ये बन गया आपके पास कितना? 34। अब आपसे सवाल है कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 34, 54, 88 है बेटा। 34, 34, 44। ठीक है भाई। और इसके अलावा 34, 44 के मतलब 34, 44। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास, सॉरी सॉरी, ये 36 होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 36 होंगे। 36 सी कर लेते हैं। 36 और 52 और डी 36, 42। बताओ बेटा क्या ऑप्शन बनेगा? अब हम क्या करते हैं कि भाई देखो, जो भी हमारे पास प्रोटॉन तो 36 निकले। प्रोटॉन कितने निकले बेटा? 36, ये प्रोटॉन निकले। फिर इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें न्यूट्रॉन भी मालूम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 36, 52 हमारा ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अल्फा डी के समझ में आ गया कि अल्फा डी के। अब चलते हैं अल्फा बम्बारमेंट पे। अगर अल्फा किसी पे मार दें तो क्या होगा? यहाँ पे अल्फा बम्बारमेंट के ही नतीजे में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछने हैं कि विच स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय दैट बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन दोनों अल्फा पार्टिकल से डिस्कवर हुए थे। ठीक है भाई। अच्छा, क्या बता दूं बेटा मोतीबा? मैं बता रहा हूं कि अल्फा की बम्बार्डमेंट से दो चीजें डिस्कवर हुई थी। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड ने किया था। जब ये अल्फा पार्टिकल डिस्कवर हो गया तो हर साइंटिस्ट कंचे खेलने लगे। सही है, जिसको देखो वो एटम लेता था और उस एटम के ऊपर बमबारी शुरू कर देता था अल्फा की। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये हरकतें करी। सही है भाई, जिसको देखो अल्फा पार्टी एटम को उसने एक कंचा समझ लिया, अल्फा पार्टिकल को दूसरा निशाने लगाते रहते थे, अल्फा मारते रहते थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा एलिमेंट में सेम होते रहे आप। ठीक है, और इसी वजह से एलिमेंट न्यूट्रल भी होता है। इसी वजह से एलिमेंट न्यूट्रल भी होता है। चले भाई, अब अल्फा पार्टिकल की बमबारी के बारे में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल की बमबारमेंट, बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बमबारी को देखूं तो बेटा मेरे पास क्या होता है? मैं कोई भी एटम लेता हूं, सपोज एक्स एटम लिया, उसका एटॉमिक मास ए, उसका एटॉमिक नंबर जेड। अगर मैं इस पे अल्फा पार्टिकल मार देता हूं
अगर मैं इस पे अल्फा पार्टिकल मार देता हूं तो क्या होगा, चलो भाई देख लेते हैं। तो होगा हमारे पास इस एलिमेंट के एटॉमिक मास में 3 का इजाफा, और एटॉमिक नंबर में कितने का इजाफा, 2 का। और एक पार्टिकल निकलेगा जिसको चैडविक ने डिस्कवर किया था, इस पार्टिकल का नाम था न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जब भी किसी पार्टिकल पे हम अल्फा मारेंगे तो उसका मास 3 टाइम, एटॉमिक नंबर 2 टाइम, और न्यूट्रॉन। अब आपसे सवाल कि भाई वही सवाल कर लेते हैं कि भाई ये एक एटम ले लेते हैं, कोई सा भी एटम ले लेते हैं हम, ए एटम, जिसका एटॉमिक मास 42 है और एटॉमिक नंबर इसका 21 है। और इस बेचारे को हमने अल्फा पार्टिकल के साथ कंचे खेले, यानी कि इस पे अल्फा पार्टिकल मारा। सही है भाई, तो अब बताओ क्या होगा। ये बता, अल्फा पार्टिकल मारने के बाद ये बताना है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे अल्फा पार्टिकल मारने के बाद। अल्फा पार्टिकल मारने के बाद कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, सोचो और सॉल्व करो जल्दी। सही है हंजला, 23 प्रोटॉन। प्रोटॉन तक तो हंजिला पहुंच गए हो लड़की। अब तुम्हें पहुंचना है कहां तक के, प्रोटॉन तो 23 है, न्यूट्रॉन भी तो बताओ कितने होंगे। प्रोटॉन तो 23 हो गए, न्यूट्रॉन तो बताओ कितने होंगे। हाँ भाई, न्यूट्रॉन हो गए 45, 45 में से 23 गए। ठीक है भाई, सबने जवाब ऑलमोस्ट दे दिया, 23 22, 23 22। नहीं बेटा, दोबारा सुन लो, 3 का इजाफा होगा 45, और 45 45 और 45 में से 23 को माइनस करो, तो 45 में से 23 माइनस किया 22। सही बोल रहे हो आप लोग, मैं थोड़ी गलत कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा भाई, बहरहाल ये हमारा रेडियो एक्टिविटी हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद मैं अब तुम्हें तकरीर शुरू करने वाला हूँ। सही है, समझ गए ना तकरीर शुरू करने से मुराद क्या है। अब शुरू होती है हिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। सही है, चलो अब मैं इसे लिखता लिखते भी जाता हूँ और साथ साथ बताता जाता हूँ, या बोलता जाऊं, सुन रहे हो गौर से, क्योंकि अब कहानी है सारी और कुछ नहीं। बस एट द एंड फिर क्वांटम नंबर के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ट्विस्ट शुरू होंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई, अब गौर से सुनो। हमने बात करी किसकी बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडर्न है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसने डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। कैसे करा, अल्फा से कंचे खेले थे। सही है भाई। अच्छा भाई, नील बोहर ने डिस्कवर करा, नील बोहर, नील गाय ने बच्चा दिया है ना, ये बैनर भी लगा होता है, नील बोहर। ठीक है, नील बोहर ने डिस्कवर किया कि शेल्स के बारे में, क्या करा, शेल के बारे में बताया, शेल कितने शेल होते हैं। और इसने ये बताया इलेक्ट्रॉन शेल में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n²। सही है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे निकालते हैं, 2n²। इसके बाद अगले साइंटिस्ट है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसका नाम था क्या, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। ठीक है, आई लव ब्रोकली। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने क्या करा था, बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है भाई, इसके बाद रदरफोर्ड ने एक रेडियस का फॉर्मूला दिया था, रेडियस इज इक्वल टू r² मल्टीप्लाई बाय ए, ओ सॉरी,
ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, ये नहीं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू आपको मालूम होगी 0.529। अच्छा भाई, अब रेडियस उसने दे दिया, रेडियस से याद आया, तो बताओ न्यूट्रल एटम का रेडियस बड़ा होता है कि पॉजिटिव एटम का बड़ा होता है? मतलब न्यूट्रल एटम का रेडियस बड़ा होता है या पॉजिटिव आयन का रेडियस बड़ा होता है? जल्दी जल्दी जवाब दो, ये आ जाता बड़ा सवाल। ढूंढो दो रेडियस। न्यूट्रल का रेडियस बड़ा होता है, पॉजिटिव का रेडियस छोटा होता है, सही है भाई। और बताओ न्यूट्रल छोटा कि नेगेटिव छोटा, किसका रेडियस बड़ा, न्यूट्रल का बड़ा कि नेगेटिव का बड़ा? ऑब्वियसली नेगेटिव का बड़ा होगा, सही है। तो ये, अच्छा भाई यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये रेडियस की इक्वेशन ही थी। अच्छा, एक फिजिक्स में आपने एनर्जी ऑफ शेल निकालने की इक्वेशन पढ़ी थी, मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रही, कुछ 13.6 रदरफोर्ड भाई ने डिस्कवर किया था रेडियस भी। और इलेक्ट्रॉन जब शेल में होता था, इलेक्ट्रॉन जब शेल में होता था उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती थी जी। 13 पूरा फॉर्मूला क्या था याद है? 13.6 इंटू 10 की बस रेडियस, हाँ बस एन। तो अब आपको कोई भी शेल बोल दें, बताओ पांचवें शेल की एनर्जी क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हो एनर्जी पांचवें शेल की। यूनिट क्या होती थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होती थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी ना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने पहले शेल का रेडियस निकाल लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पे मोल पे कैसे चेंज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल पे कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, ये इसके लिए पूरी हम मोल्स वाली क्लास लेंगे, उसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल पे कैसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग आ जाती है। ठीक है, बहरहाल ये रेडियस। इसके बाद उसने वेव नंबर का भी फॉर्मूला बताया, बॉर्ड ने एक और फॉर्मूला बताया वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल था म्यू बार इक्वल टू आर एच इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2²। और वेव नंबर की यूनिट होती थी 1/λ होता था वेव नंबर, 1/λ। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है या फिर सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है वेव नंबर की यूनिट। ठीक है भाई, ये है वेव नंबर। वेव नंबर के बाद, अच्छा बॉर्ड ने तो बड़ी चीजें निकाली थी, इसने मोमेंटम भी बताया था और रेडियस भी बताया था, लेकिन डी ब्रोगली भाई ने बोहर के ख्वाबों पे पानी फेरा। कैसे पानी फेरा? बोले इलेक्ट्रॉन तो भैया, इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर में चलता है। अब अगर ये वेव नेचर में चल रहा है तो इट मींस रेडियस का कॉन्सेप्ट भी उड़ गया और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर का कॉन्सेप्ट भी उड़ गया। फिर आ गया हेजनबर्ग, याद रखना, हेजनबर्ग। हेजनबर्ग, इस भाई ने क्या बताया था? इस भाई ने बताया था क्या? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू फाइंड, टू फाइंड पोजीशन, पोजीशन और मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी ना तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते, ना उसका कोई मोमेंटम बता सकते, और बोहर के मुताबिक तो रेडियस भी बता सकते थे, मोमेंटम भी बता सकते थे। तो बोहर को खराब किसने किया था? हेजनबर्ग ने। बोहर को किसने खराब किया था? हेजनबर्ग ने। इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब किसको याद है कि इसका फॉर्मूला क्या था? हेजनबर्ग ने क्या फॉर्मूला दिया था? हाँ भाई, हेजनबर्ग का फॉर्मूला याद है किसी को? हेजनबर्ग का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छी पूछ लेता है। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, या अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, impossible to determine position and momentum of moving electron
एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन इन मोमेंटम। चलो भाई फॉर्मूला मैं बताऊं, याद आ रहा तुम लोगों को? नालायको कैसे फिजिक्स पढ़ी है तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था भाई, ये तो बोहर का था, बोहर के एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा वो याद दिला दिया मोती को तुमने। बोहर ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया था? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये तो बोहर का था। एजनबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, वो दिया था डेल पी नॉट डेल एक्स इक्वल या कट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। यानी जब भी आप पोजीशन को मोमेंटम से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लांक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और यही इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है भाई। डेल पी का मतलब, पी किसका सिंबल होता है? हाँ भाई पी, डेल पी किसका सिंबल है? पी, पी स्टैंड फॉर इधर मोमेंटम, और एक्स स्टैंड फॉर पोजीशन। तो इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये है हेजनबर्ग का फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो। डायरेक्ट पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग डेल पी डेल एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा? एच स्टैंड फॉर प्लांक कांस्टेंट। यहां तक तकरीर समझ में आ रही है? ठीक है भाई। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। आए शोरिंडर। शोरिंडर ने दिया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। किसका दिया? अगला साइंटिस्ट आया शोरिंडर, और शोरिंडर ने दिया किसका कॉन्सेप्ट? ठीक है भाई, अगला साइंटिस्ट आया शोरिंडर। शो ठीक है, शोरिंडर, इसने दिया किसका कॉन्सेप्ट? ऑर्बिटल का। और ऑर्बिटल जो होते हैं वो चार होते थे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है भाई। शोरिंडर ने दिया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। नहीं बेटा तलहा, रेडियस ऑफ एटम होता है, इलेक्ट्रॉन तो इतना नन्ना मुन्ना पार्टिकल है, इट उसका तो रेडियस आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो रेडियस हाइड्रोजन एटम का था जो फॉर्मूला था। सही है भाई तला, क्लियर कर लिया? रेडियस था हाइड्रोजन एटम का, एटम का रेडियस, एटम का स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही है भाई। आगे चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। तो शोरिंडर भाई ने दिया था ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। चार ऑर्बिटल थे, एसपीडीएफ। किसी को एसपीडीएफ की फुल फॉर्म पता है? एसपीडीएफ की फुल फॉर्म? जल्दी भागो, भगाना भी आज हमने क्लास को। ठीक है भाई। अच्छा अप्रोक्सीमेट 7 मिनट रह गए, क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा विद सेव लिंक के साथ। ठीक है। और हाँ भाई, मैं क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था कि भाई एस पी डी एफ की फुल फॉर्म पता है ना? हाँ सो भैया, तुम्हें तो प्रिंसिपल याद आ गया है। शार्प, बिल्कुल सही बात है, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल और प्रिंसिपल, चार लाइंस थी। ठीक है भाई, शार्प डिफ्यूज फंडामेंटल याद रखिएगा। एस स्टैंड फॉर शार्प लाइंस। अच्छा भाई, एस ऑर्बिटल। अच्छा, इन ऑर्बिटल को कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है? एन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय, एन ऑर्बिटल कंप्लीटली, completely described by an orbital completely described by four क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल को किससे डिस्क्राइब करते हैं बेटा? क्या चीज ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है? चार क्वांटम नंबर्स। सही है भाई, चार क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते थे। एन ऑर्बिटल कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय क्वांटम नंबर्स, चार क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब करते हैं। चलो अब चारों के बारे में हम पढ़ते हैं भैया। क्या पढ़ते हैं चारों के बारे में? चारों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि चार क्वांटम नंबर थे। पहले का नाम था क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या था बेटा, एन। और ये क्या बताता था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, सही है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेटा तुम्हारे सामने 1s भी लिखा हुआ है, 2s भी लिखा हुआ है, 2p भी लिखा हुआ है, 3s भी लिखा हुआ है और 3p भी लिखा हुआ है। तो बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ भाई, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। डेफिनेटली 3p की, जिसका क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और भी मजीद डिस्क्रिप्शन आएंगी इसमें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हम चलते हैं दूसरा। दूसरा का नाम था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल, भाई ने क्या बताया था, इसका दूसरा नाम कोई बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम बोलते थे सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। सही है, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता था एल। इसकी वैल्यू होती थी 0 से लेकर n-1। अब याद रखेंगे, अगर एल की वैल्यू 0 है तो आप कौन सा ऑर्बिटल बताएंगे, एल की वैल्यू